Good morning viewers, myself Aman Gupta. Students, today I am going to explain chapter 3 class 7 data handling. ये मैं आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो दे रहा हूँ जिसमें आप डाटा हैंडलिंग के बारे में बेसिक नॉलेज लेंगे। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उस चैप्टर के बेसिक नॉलेज के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए, जिससे कि उस चैप्टर को सॉल्व करने में हमें बहुत ही आसानी मिले। जब हम जानकारी ले करके यानी उसके बारे में अच्छी तरह डिटेल से जान जाते हैं तो एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाटा हैंडलिंग के बारे में एकदम इनिशियल से एकदम शुरुआत से चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हेडिंग आती है इसमें डाटा। डाटा क्या होता है? तो कंप्यूटर में डाटा कहते हैं डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ रफ फैक्ट्स एंड फिगर्स विच डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन। मतलब डाटा एक ऐसा कच्चा फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं जिनसे हम सही जानकारी नहीं ले पाते हैं। डाटा हमारा कुछ भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो डाटा की क्या डिफिनेशन लिखी है यहाँ पर देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा ना। तो डाटा द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जनरली इन टर्म्स ऑफ अ नंबर, जो नंबर्स के फॉर्म में होते हैं इज कॉल्ड डाटा। तो मैथ्स में डाटा जो होगा वो नंबर फॉर्म में होगा। ठीक है, डाटा क्या होगा? नंबर फॉर्म में होगा। आपका दिया होगा, नंबर भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। जैसे क्लास में पूछ लिया गया, क्लास में हमारे स्टूडेंट्स के नेम भी डाटा है, मार्क्स आपके दिए गए वो भी आपके डाटा है। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा के टाइप कितने होते हैं? मेनली डाटा के 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है आपका प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा ऐसे डाटा होते हैं जो यूजर खुद निकालता है। जैसे मान लीजिए कहा जाए आप अपना डाटा निकालिए, बनाइए, तो हम लोग खुद ही अपने आप ढूंढ करके उस डाटा को किसी सोर्स से निकालते हैं। तो जब खुद ही निकाला जाता है तो वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है? डाटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। डायरेक्टली हम लोग सीधे खुद निकालते हैं सोर्स से, इस काल प्राइमरी डाटा। दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। ये किसी न किसी माध्यम से प्रोवाइड होता है, किसी न किसी मीडियम के थ्रू आपको डाटा दिया जाता है, तो उस डाटा को बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। जैसे न्यूज़पेपर से डाटा निकाल लिए, ठीक है, स्कूल से कहीं से मिल गया या टीचर्स प्रोवाइड कर दिया, बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस तरीके डाटा को जो पहले से दिए गए होते हैं उनको सेकेंडरी डाटा के नाम से जाना जाता है। तो सेकेंडरी डाटा द डाटा कलेक्टेड बाय द एक्सटर्नल सोर्स, किसी बाहरी रूप से निकाला जाए, इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो डाटा हो गया आपका। अब आता है इसमें डाटा में जो टर्म्स दिए होते हैं, जैसे कोई दे दिया गया है डाटा, उसमें जो टर्म्स एक एक टर्म होंगे उन टर्म को क्या कहा जाता है? उन टर्म को कहा जाता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। ईच टर्म इन ए रा डाटा होता है ना, कच्चा मटेरियल, तो रा डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं इसके बाद। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? एरे डाटा। एरे डाटा क्या होता है? एरे डाटा को हम जब अपने जो रा डाटा जो दिया गया है उन रा डाटा को हम एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। जब हम डाटा को बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में अरेंज करते हैं तो उसको एरे डाटा कहते हैं। डिफिनेशन क्या है? द रा डाटा व्हेन अरेंज्ड इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर, दैट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इज कॉल्ड एरे डाटा। ठीक है, जब हम रा डाटा को बढ़ते या घटते क्रम में एक ऑर्डर में व्यवस्थित करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एरे डाटा। फिर आता है रेंज। नेक्स्ट हेडिंग है रेंज। रेंज क्या होता है? आपका ऑब्जर्वेशन दिया गया है, ठीक है, आपका डाटा बहुत सारा दिया गया है, तो उस डाटा में अगर हमें रेंज निकालना होता है तो हम उस रेंज को निकालने के लिए क्या करते हैं? जो हाईएस्ट डाटा दिया हो, जो सबसे बड़ा वैल्यू हो, उस वैल्यू से सबसे लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं। ठीक है, माइनस कर देते हैं तो हमें रेंज आ जाता है। तो क्या है? द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द रेंज। तो रेंज इक्वल टू क्या हो जाता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। क्या हो जाता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो ये हम लोग रेंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं ग्रुप डाटा क्या होता है। ग्रुप डाटा क्या होता है? जब हम डाटा को अरेंज करते हैं, ठीक है, द डाटा अरेंज इन ग्रुप्स, ग्रुप में उसको डिवाइड कर दिया, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, है ना, एक ग्रुप में हम उस डाटा को
अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग ग्रुप डाटा कहते हैं। डाटा अरेंज इन ए ग्रुप इज कॉल्ड ग्रुप डाटा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा कहते हैं। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा। तो द ग्रुप डाटा, जो ग्रुप डाटा है अकॉर्डिंग टू सर्टेन क्राइटेरिया इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं, बताया ना भी, जैसे 0 से 10 कर दिया, मान लो डाटा आपको दिया हुआ है, उसमें हमको उसको टेबुलेशन फॉर्म में करना है, तो अपन क्लासीफाई करते हैं कि 0 से 10 कितने आएंगे, 10 से 20 कितने आएंगे, 20 से 30 कितने आएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं, और फिर उसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम डाटा को एक टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग टेबुलेशन बोलते हैं। तो आफ्टर क्लासिफिकेशन के बाद डाटा, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग न्यूमेरिकल फिगर, जो न्यूमेरिकल फिगर को हम अरेंज करते हैं ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम लोग टेबुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेबुलेशन बोलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो आता है उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जो आपने डाटा अरेंज किया हुआ है वो डाटा कितनी बार आया हुआ है ना, कौन सा डाटा कितनी बार आया हुआ है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो उसी फ्रीक्वेंसी से हम लोग एक टेबल फॉर्म करते हैं, और उस टेबल में उस फ्रीक्वेंसी को हम अरेंज करते हैं, जिसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो आता है द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ पर्टिकुलर नंबर अकर्स इन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जो पर्टिकुलर बार आता है, कितने बार, है ना, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो जितनी बार आता है, यानी इसको एफ से जोड़ करते हैं। अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे एफ क्या है, एक्स क्या है, और फिर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो द टेबुलर फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, अभी फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी के बाद हम उसको टेबल फॉर्म में रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, अब डाटा शोइंग ईच नंबर, जो डाटा को हम कहते हैं, जो हर नंबर जो शो करेगा, एंड द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, जो उसके फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग होगा, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं, ठीक है। टेबल बनाना मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन लेकर के, फिर आपको ज़्यादा तरीके से समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट हेडिंग आता है टैली मार्क्स। टैली मार्क्स का आता है, तो यहाँ पर टैली मार्क आपका जब बताया जाए, जैसे हमने ग्रुप टेबल बना लिया, एक हमने ग्रुप बना लिया कि 0 से 10, तो 0 से 10 देखेंगे कितनी संख्या आ रही है, तो उस संख्या को हम लोग एक टैली मार्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, टैली मार्क देते हैं। टैली मार्क में जब हम एक नंबर को शो करना होता है, तो टैली मार्क को हम एक नंबर से शो करते हैं, अगर 2 बार आ गए तो हम उसको 2 बार से शो करते हैं, 2 लाइनों से, 3 बार आ गए तो हम 3 लाइनों से शो करते हैं, 4 बार आ गए तो हम 4 लाइन से शो करते हैं, ठीक है। जब 5 आ जाता है ना, तो हम 5 को इस तरीके से शो करते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से शो किया जाता है, ठीक है। कहेंगे आपको ये इतना काट करके, सॉरी, इस तरह 1 2 3 4 5, ये 5 को शो करता है, ये 5 को शो करता है, ठीक है। इसी तरह 6 को शो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 शो करेंगे, फिर 10 को शो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 को शो करेगा, ये टैली मार्क कहलाते हैं। ये बहुत ही आसान होता है, जब हम टेबल एक एग्जाम्पल उठाएंगे क्वेश्चन का, तो वहाँ पर टैली मार्क आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना समझिए कि टैली मार्क को हम लोग एक सिंबल, यानी जो डाटा है, जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, उस डाटा की जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को जो आपको दी गई है टेबल में, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग टैली मार्क के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो टैली मार्क्स पहले करते हैं, तभी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम लोग। तो टैली मार्क करते हैं, तो टैली मार्क करते समय जो भी डाटा जितने बार आया हुआ है, डाटा कितनी बार अकर किया हो, कितनी बार आया हुआ है, तो उस हम डाटा को टैली मार्क के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो डाटा 10 बार आया है तो 10 बार को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 बार आया है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 बार आया है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे आता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है, जो भी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है उसको हम लोग एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है, ए पिक्टोग्राफ इज ए वे, एक तरीका होता है टू रिप्रेजेंट, उसको रिप्रेजेंट करने का डाटा को, यूजिंग सिंबॉलिक फिगर, किसी एक फिगर के थ्रू, किसी एक पिक्चर के थ्रू, ठीक है। टू मैच द फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी हमारी दी हुई है उसको मैच कराने के लिए, और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन और इवेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन या इवेंट दिए हैं उसको मैच कराने के लिए हम फिगर से एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसको हम लोग पिक्टोग्राफ के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 पेन है, ठीक है, 5 पेन दिखाना है और 5 नंबर को पेन से दिखाना है, तो हम 5 पेन की फिगर वहाँ बना देंगे, तो वो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
जैसे हमें मान लीजिए और बच्चों को दिखाना है कि क्लास 6 में इतने बच्चे हैं, तो क्लास 6 में बच्चों की संख्या है या 7 में बच्चों की संख्या क्या है, तो हम वहाँ पे एक बच्चों का फिगर बना देंगे कि मान लेंगे कि एक बच्चे के वैल्यू 10 स्टूडेंट के इक्वल है, तो 5 फिगर बना देंगे तो वो 50 बच्चों को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है बार ग्राफ। क्या आता है? बार ग्राफ, या फिर इसे कॉलम ग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। बार ग्राफ या फिर कॉलम ग्राफ। देखो, हम लोग जो डाटा टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखे हैं, टेबलर फॉर्म में हमने डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया। पहले हमने उसका क्लासिफिकेशन किया और क्लासिफिकेशन के बाद उस डाटा को हमने टेबल फॉर्म में यानी फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, उसको अरेंज कर दिया। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें कि भैया इसका क्या बनाएंगे आप? बार ग्राफ बनाएंगे। तो बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ एक ग्राफ होता है जिसमें हम लोग डाटा को एक रेक्टेंगल फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो विड्थ होता है वो इक्वल होता है, समान होता है। ठीक है, जैसे हमने एक्स वाई लिया, जैसे आपका देखो यहाँ पर ये हमने ग्राफ लिया, ग्राफ में हमने 0 रखा, 10 रखा, 20 रखा, 30 रखा, 40 रखा, 50 रखा। ठीक है, यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि एक समान, मतलब आपकी विड्थ जो होनी चाहिए एक इक्वल होनी चाहिए। ठीक, जैसे 10 से 20 जितने भी हो, मान लो यहाँ पर हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी, 2, 4, 6, 8, 10, और 10 से 20 मान लो 5 है, तो 4 और 5 बीच में 5, यानी ये यहाँ आएगा, यानी इसके सीध में ये, और ये आपका एक रेक्टेंगल फॉर्म बनेगा। ठीक है, इसी तरह आ जाए, है ना, फिर गैप दे देंगे। ठीक है, एक गैप दे करके फिर हम दूसरा जो वैल्यू दिया हो उसके बारे में हम यहाँ से जितना भी दिया हो, फिर अगला जो दिया हो, इस तरीके से हम बार ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो वर्टिकली भी होता है और हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन जब आएगा आपकी एक्सरसाइज में तो हम आपको समझाएंगे कि कैसे ग्राफ बनाया जाता है। तो ए बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। जो भी न्यूमेरिकल डाटा होता है बाई अ नंबर, किसी नंबर के द्वारा, उसको क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर बार के थ्रू यूनिफॉर्म विथ, एक चौड़ाई समान होती है, उस यूनिफॉर्म विथ के थ्रू एक रेक्टेंगुलर बार के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, विच में भी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली, जो हम हॉरिजॉन्टली भी, यानी हम बार ग्राफ में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम वर्टिकली इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए और ये डिस्टेंस भी सेम होनी चाहिए, यानी चौड़ाई जो होती है वो सेम होनी चाहिए और इनके बीच की भी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। ठीक है ना। इसी में आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है अरिथमेटिक मीन। मीन को हम लोग एवरेज के नाम से भी जानते हैं। मीन मतलब एवरेज। एवरेज समझते हो क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास 3 नंबर दिए हों, पूछा जाए 3 का नंबर का एवरेज क्या होगा, तो आप कैसे निकालते हो? तीनों को ऐड कर देते हो और 3 से डिवाइड कर देते हो। ठीक है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। होता क्या है, ध्यान देखेंगे। द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ डाटा, एक सेट ऑफ डाटा होता है, इज फाउंड आउट बाई, कैसे निकाला जाता है, डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल डाटा। जो भी डाटा है उसको हम सम कर लेते हैं और उसको डिवाइड कैसे करते हैं, बाय द टोटल नंबर ऑफ डाटा। जो भी डाटा दिया हो, है ना, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। वी डिनोटेड अरिथमेटिक मीन बाई एक्स बार, इसको पढ़ते हैं एक्स बार, रीड एक्स बार। इसका फॉर्मूला क्या होता है मीन का? अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं डाटा, या इसको कहते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन या डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या डाटा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डाटा। इसको सिग्मा एक्स, सिग्मा मतलब सम होता है, सिग्मा का मतलब होता है सम। तो सम ऑफ एक्स, जितने भी दिए हैं सबको हम लोग सम कर लेते हैं अपॉन एन। आप एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी एक्स मतलब कितने हैं, ठीक है, या एन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। ये जो फार्मूला दिया गया है भैया, ये अनग्रुप्ड डाटा का है। किसका है? अनग्रुप्ड डाटा का। अनग्रुप्ड डाटा जब दिया होता है तो हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अरिथमेटिक मीन हम लोग ग्रुप डाटा का भी निकालते हैं। जैसे वहां पे क्लासिफिकेशन दिया है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, क्लासिफिकेशन दिया है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो वहां पर भी हम लोग एक मिड टर्म निकालते हैं फ्रीक्वेंसी का। मिड टर्म निकालने के बाद हम उसका जैसे एफ एक्स, उसको एक्स मानते हैं, ठीक है, उसको एक्स मानते हैं। फिर हम वहां से ग्रुप डाटा की जो फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये न्यूमेरिकल आएगा तो मैं बताऊंगा, है ना।
उसको लगाने का तरीका क्या होता है, ध्यान देखेंगे। जब ग्रुप डाटा दिया होता है, ग्रुप डाटा में कैसे निकालते हैं, आपका मान लीजिए एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, या मान लो टेबल में केवल एफ और एक्स दिया है, यहाँ पर एफ दिया है, यहाँ पर एक्स दिया है, यहाँ पे 1 2 3 दिया है, यहाँ पर 2 4 6 दिया है, तो यहाँ पर हम एफ इंटू एक्स निकालते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 6 जा 8, ठीक है। इसका हम ऐड कर लेते हैं, 18 2 20 26 28, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम ऐड कर लेते हैं, सिग्मा एफ है ना, सिग्मा एफ 3 4 5 6। तो जब हम निकालते हैं इसका तो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, या सिग्मा एफ भी कर सकते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एफ या एन कहते हैं, ये एन के नाम से जाना जाता है। तो 28/6 इसका मीन हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मीन हम इस तरह निकालते हैं। जब इसका क्वेश्चन आएगा तो आपको और अच्छी तरीके से आएगा। यहाँ पर ग्रुप डाटा भी दिया होता है, या कभी कभी यहाँ पर क्लास इंटरवल, अभी आगे पढ़ोगे थोड़ा और क्लास में आगे जाओगे, या यहीं पर हम समझा देते हैं। यहाँ पर मान लो 0 से 10 दिया है, तो यहाँ पर ये 5 हो जाता है, इसको सिखाएंगे आपको, ठीक है। 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है। तो इस तरीके से ये ग्रुप डाटा जब दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी दी होती है, फ्रीक्वेंसी से वो का मिड टर्म यानी एक्स के मल्टीप्लाई करके एफ एक्स निकालते हैं, फिर एफ एक्स जितना दिया है उसका हम सम कर लेते हैं, और फिर जितना हमारा सिग्मा एफ होता है उसको ऐड कर लेते हैं, और फिर उसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, मीन के बाद आता है मीडियन। पहले मीन निकाला जाता है, मीन को एवरेज बोलते हैं, तो इसके बाद हम लोग मीडियन निकालते हैं। मीडियन का मतलब होता है कोई भी डाटा को अगर हम अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो बढ़ते क्रम में अरेंज कर दो या तो घटते क्रम में उसको अरेंज कर दो, व्यवस्थित कर दो। उसके बाद जो बीचों बीच वाला टर्म होता है, जो बीचों बीच वाला टर्म होता है उसको हम लोग मीडियन कहते हैं। तो क्या है, आफ्टर अरेंजिंग द गिवन डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, डाटा को क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो। तो जो भी उसके मैग्नीट्यूड दिए हों, जो वैल्यू दी हुई है, द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट, कौन सा, बीच वाला, मिडिल मोस्ट टर्म जो होता है बीच वाला ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या होता है, मीडियन बोलते हैं। इसके भी दो तरीके से है। आपका जो एक तरीका है, पहले आपके लेवल का जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी एक है जब हमारा क्लासिफाइड होता है क्लास इंटरवल में, तो वहाँ का मीडियन निकालने का फार्मूला वो क्लास 10th में है, ठीक है। वहाँ हम क्लास 10th में जब वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर इसे देख लीजिएगा। अभी आप लोग केवल अपने लेवल का देखेंगे। तो मीडियन दो तरीके से निकाला जाता है। आपका जो डाटा दिया है, मान लो आपका जो भी डाटा अरेंज किया गया है वो अगर हमारा इवन फॉर्म में है, यानी एन जो है आपका वो इवन में है, इवन का मतलब सम है ना, सम है, तब आपका जो फार्मूला सम है, तो आपका फार्मूला क्या होता है, मीडियन। मीडियन को हम लोग रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं दिया, मीडियन लिखा हुआ है। तो मीडियन को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियन को जब हमारा डाटा इवन फॉर्म में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देखना, n/2 वहाँ टर्म जो n/2 जो भी आएगा वो टर्म प्लस 1 टर्म, उसके बाद का भी टर्म। मान लो जैसे हमारा n की वैल्यू 10 दी हुई है, ठीक है, n की वैल्यू 10 दी है, तो 10 का मतलब क्या हो गया, 10/2 यानी 5th टर्म प्लस 6th टर्म, n/, समझ में आ रहा ना। तो क्या हो जाएगा, n/2 वाला टर्म और प्लस उसका नेक्स्ट टर्म, उसका होल अपॉन 2 कर देंगे, तो वो हमारा टर्म जो होगा, वो टर्म होगा, वो हमारा मीडियन हो जाएगा उसका, ठीक है। जैसे अभी मैं कहता हूँ, इसका बहुत ही आसान तरीका है, इसका ओरल भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने मान लो कोई एक ऑब्जर्वेशन इस तरह दिया हुआ है, तो 10 टर्म है। एक तरीका ये भी होता है, एक इधर से काटा, 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 एक इधर से काटा। ये देखो 2 टर्म मिले, नहीं मिले, 2 टर्म मिले ना, इन दोनों को ऐड कर दो, यानी 5 + 6/2 कर दो, 6 5 11/2 यानी 5.5 इसका आंसर हो जाएगा, समझ में आया, 5.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी n/2 टर्म प्लस n/2 टर्म, nth टर्म प्लस n/2, इसको इसलिए फार्मूला बोलते हैं, n/2 प्लस 1th टर्म, ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 यानी 5 + 1 छठा टर्म, दोनों 5वां टर्म और प्लस छठे टर्म को जो वैल्यू दी है उसको लिख करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। इसको फिर से लिख देते हैं, समझ जाइएगा। फिर से मैं लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, n/2 nth टर्म प्लस n/2 प्लस 1 nth टर्म,
होल डिवाइडेड बाई 2। ये जब होगा जब आपके ये वैल्यू 1 2 3 4 मतलब जो भी डाटा दिए हैं वो इवन फॉर्म में होंगे। ठीक है, दूसरा वाला इससे भी आसान है। दूसरा वाला क्या है ध्यान से देखेंगे। दूसरा भी ऑड दिया हो वैल्यू, क्या दिया हो वैल्यू, ऑड फॉर्म में दी हो। ऑड फॉर्म में कैसे, जैसे ये आपका n जो है वो ऑड फॉर्म में हो तो मीडियन का फार्मूला बहुत ही आसान हो जाता है, कुछ नहीं होता है n+1th टर्म बाई 2, nth है टर्म बाई 2, जो भी टर्म दिया हो उसमें एक प्लस कर देंगे। जैसे मान लो 5 बार दिया है कोई टर्म, 2 4 6 8 10, देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 टर्म दिए हैं ना, तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो 5+1/2 यानी 6/2 टर्म, 2 3 6 यानी थर्ड टर्म जो होगा वो उसका मीडियन होगा। तो कौन सा थर्ड टर्म, पहला दूसरा तीसरा, ये आपका मीडियन होगा। समझा क्या, ये इसका मीडियन होगा। एक तरीका और भी है ओरल करने का। ओरल करने का तरीका क्या होगा ध्यान देखेंगे। हम लोग एक टर्म इधर काटेंगे, एक टर्म इधर काटेंगे, एक टर्म इधर काटेंगे, एक टर्म इधर काटेंगे, जो बचेगा वो आंसर है। दोनों तरफ से काटना शुरू करो बराबर से, पहला आखिरी फिर उसके बाद वाला उससे पहले वाला, इस तरह काटते काटते जब जाएंगे जो बीच में टर्म बचेगा वही टर्म आपका मीडियन कहलाएगा। ठीक है ना, वही टर्म आपका मीडियन कहलाता है। इसके बाद मॉड आता है, मीन मॉड मीडियन, ये 3 हेडिंग्स है आपके लिए और यही हाई स्कूल में भी मिलेगी। हाई स्कूल में थोड़ा सा एडवांस वर्जन मिलेगा आपको। ठीक है, हाई स्कूल में एडवांस वर्जन मिलता है, इससे थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन बेसिक तो यही है ना, शुरुआत यहीं से होती है। तो मीडियन क्या होता है, आपका जो भी डाटा दिया गया है, जो भी डाटा दिया गया है, तो जो डाटा जो सबसे ज्यादा बार आया हो, मैक्सिमम टाइम्स आया हो, वही उसका मोड कहलाता है। या फिर कह सकते हो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो उसका मोड कहलाता है। तो मोड इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, किसी वेरिएबल की वैल्यू होती है विच अगर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, जो सबसे ज्यादा बार आया हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, सपोज करो जैसे मैंने लिखा एक कोई भी डाटा दिया, जैसे मैंने लिखा 1 2 2 3 2 4 2 2 6। अब यहाँ देखो 2 कितनी बार आया, मान लो हमने 1 को भी कर दिया या 4 को भी कर दिया, तो देखो 1 2 बार आया है, 3 एक ही बार आया है, 4 2 बार आया है, 6 एक बार आया है, लेकिन 2 देखो 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई इसमें, कौन सा वेरिएबल आया है, मतलब कौन सी वैल्यू आई है, वो आया 2। तो इस क्वेश्चन में मॉड का आंसर हो जाएगा 2, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है ना। इसी तरीके से आपका अगला एक फार्मूला बनता है, पूछा था मीन मॉड मीडियन में क्या रिलेशन होता है, मीन मॉड और मीडियन में क्या रिलेशन होता है, या फिर मॉड निकालने का एक फार्मूला और भी है, ये देखो यहाँ किया है। तो मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, या फिर इसको कहते हैं मीन मॉड और मीडियन, तीनों में क्या रिलेशन होता है हम इससे सीखते हैं। ठीक है ना। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग मीन मॉड मीडियन, अगर दो वैल्यू दी हो किसी दो की, हम तीसरा निकाल सकते हैं। या हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें तीनों चीज पूछ लिया जाए, मीन क्या है, मॉड क्या है, मीडियन क्या है, तो हम मीन मॉड मीडियन निकाल करके यहाँ पर रख करके हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमारा एक टॉपिक छूट गया था, तो जब हमने बार ग्राफ बताया था तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है, मतलब एक टॉपिक और आता है डबल बार ग्राफ। जब हमें कोई कंपैरेटिव डाटा दिया गया हो, मतलब एक ही टेबल में जैसे दिया हो कि एक कोई डाटा दिया है कि इस सन में इतना था और अगले सन में इतना था, तो मतलब उस टेबल में आपके दो तरीके के वैल्यूज दी गई हो, एक ही डाटा मतलब एक ही तरीके के मान में 2 तरीके की वैल्यूज दी गई हों, तब वहाँ पर हमको क्वेश्चन पूछता है आप डबल बार ग्राफ बनाइए। तो डबल बार ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, होता क्या पहले जानिए। डबल बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल डिस्प्ले ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन यूजिंग 2 बार। मतलब जैसे हमने पहले में एक बार ग्राफ बनाया था, एक ही कॉलम या एक ही हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कॉलम बनाए थे, इसी तरह यहाँ पर हम लोग 2 बनाते हैं, लगातार 2 बनते हैं सेट करके दोनों एक साथ, वहाँ पे कंपेयरिंग की जाती है। रिसाइड ईच अदर, एक दूसरे के बगल में, और वेरियस साइड अलग अलग, भाई वैल्यू भी अलग अलग होगी, जब वैल्यू अलग अलग होगी तो उनके हाइट भी अलग अलग आएंगे। डबल बार ग्राफ इज मेनली यूज, इसका यूज कब किया जाता है, टू कंपेयर 2 टाइप्स ऑफ रिलेटेड डाटा, वहाँ पर जहाँ पे कंपेयरिंग होती है। ठीक है, जहाँ पर कंपेयरिंग होती है आप लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए, ये आपका दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो एक डार्क से है और एक प्लेन से है ना, यहाँ पर इस तरीके से हम लोग डबल बार ग्राफ का
ज़रूरत पड़ती है तो बनाते हैं। तो क्वेश्चन जब इसका आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जब डाटा हमारा दो तरीके का दिया होता है किसी एक ही चीज़ का और वहाँ पर वेरिएशन दिया हो तो हम लोग कैसे डाटा का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर करते हैं। ठीक है ना। तो बार ग्राफ में एक ऑप्शन और भी आता है जिसे बोलते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी बार ग्राफ ही जैसा होता है, लेकिन इसमें फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है कि जब हमारा अभी थोड़ा एडवांस चीज़ है, आगे की चीज़ है, तो जब हमारी फ्रिक्वेंसी दी हो, ठीक है, फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग जब हमें बनाना होता है हिस्टोग्राम, तो हम लोग जब हिस्टोग्राम बनाते हैं ना तो बीच में गैपिंग नहीं होती है। ठीक है, अभी बताते हैं। जैसे हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा का ग्राफिकल होता है, बीच में क्लास इंटरवल आर टेकन और हॉरिजॉन्टली। क्लास इंटरवल यहाँ पर दिया होता है, क्लास इंटरवल यहाँ पर दिया होता है और फ्रिक्वेंसी यहाँ पर दी जाती है, यानी वर्टिकल एक्सिस दिया जाता है। और जब भी हम इसको क्लास इंटरवल जैसा भी क्वेश्चन दिया जाता है, वहाँ पर जब हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं तो जो भी वैल्यू दी गई है, तो मान लो जैसे जो वैल्यू आपकी जो दी गई है, अगली हम लोग इसी से सटा के बनाते हैं। गैप नहीं होता है बार ग्राफ में, इनके बीच में गैप नहीं होता है। अगला जैसे मान लो बड़ा हो जाता है, इस तरीके से आता है। समझ रहा है? ये अभी जब नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, जब आएगा तो उसको अच्छी तरह से आप सीख जाओगे। तो हिस्टोग्राम भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी आपके सिलेबस में खैर नहीं है, नेक्स्ट क्लास का है, आगे की चीज़ है, लेकिन चलो जब चल रहा था तो मैंने सोचा इसको भी बता दिया जाए। तो इतना चीज़ें सीखने के बाद, क्योंकि अभी आप लोग को क्लास इंटरवल वाली चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है। क्लास इंटरवल जब हम ग्रुप डाटा करते हैं ना, तो वहाँ पर हम लोग टेबल जब फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर जैसे क्लास इंटरवल दिया होता है, फिर मिड टर्म लेते हैं और फिर फ्रिक्वेंसी लेते हैं। यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फ्रिक्वेंसी का 5, 15 और 25। यहाँ पे जो वैल्यू दी जाती है वो वैल्यू हम लोग नोट करके, और या फिर आगे जो वैल्यू दी है उस तरीके नोट करके हम लोग हिस्टोग्राम या फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्योंकि आगे अभी मीन मॉन मीडियन जो है ना, हम लोग ग्रुप डाटा से भी निकालते हैं, यानी इस तरीके से भी हम लोग निकालते हैं। तो वो जब आएगा तब सीखिए, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाकी आपके क्लास के सारी एक्सरसाइज जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो सारी चीज़ें जो भी हैं, अगर कुछ छोटा भी होगा तो मैं उसमें कवर कर लूँगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ये एक तरीके का चांस होता है, मौका। चांस मतलब जैसे कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, कितने % प्रोबेबिलिटी है, क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी पूछा जाए। जैसे एक सिक्का है, एक सिक्का को मैंने उछाला, एक सिक्का को उछालें तो कितनी प्रोबेबिलिटी उसमें है, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। उछालने पर क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो क्या हो जाता है? तो 1/2 इसकी होती है। अभी हम सिखाएंगे कैसे होता है इसको। प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी? जो किसी भी घटना घटने की क्या संभावना है, यानी संभावना कहते हैं, चांस क्या है। तो प्रोबेबिलिटी इज ए वे, प्रोबेबिलिटी एक तरीका होता है ऑफ मेजरिंग, किसी को मापने का, ऑफ चांस, इसको चांस को मापने का, ऑफ एन इवेंट अकरिंग, जो भी इवेंट हो रहा है। अभी मैंने बताया ना, हेड और टेल, एक सिक्का उठाते हैं, हेड या टेल आएगा। अब हेड टेल आने में क्या चांसेस हैं, ठीक है, उसको हम लोग निकालने का तरीका क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इसको कहता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, यानी 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। कितने पॉसिबिलिटी है, मतलब पॉसिबल आउटकम कितने हैं, जितने पॉसिबल आउटकम होंगे वो हो जाएगा। तो पॉसिबल आउटकम इसमें कितने हैं? 2, 1 और 2 आउटकम्स हैं जो पॉसिबल हैं, ठीक। आ क्या सकता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की क्या हो जाएगी? 1/2। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की क्या हो जाएगी? इसका भी 1/2, ठीक है ना, आधे आधे, यानी 50% है। प्रोबेबिलिटी जो होती है इसमें कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है, मतलब आपको पता होनी चाहिए। जैसे किसी भी घटना घटने की प्रोबेबिलिटी मतलब हो जाए जो 100% हो, होना ही होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी जो आपकी लाई करती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो लाई करती है, वो 1 और 0 के बीच में। अगर होने की प्रोबेबिलिटी ये पूछ रही है 100%, तो ये 1 होगी, और अगर नहीं होने की है मतलब प्रोबेबिलिटी, वो 0 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा आपकी 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी होना, तो होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी आप निकाल लोगे। मान लो कोई भी आती है, मान लो ये 100% नहीं है, जैसे अभी हेड और टेल निकाल रहे थे, ठीक है, किसी की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लो। निकालने के बाद अगर पूछा जाए किसी प्रोबेबिलिटी ना आए, मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो PE0 बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? PE0 बोलते हैं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ठीक है, इसे बार भी कह सकते हो। तो 1 माइनस पी होता है, एक में से घटा दो, प्रोबेबिलिटी एक में से घटा दो। जैसे मान लो हेड है, हेड की प्रोबेबिलिटी आने की 1/2 थी, सपोज दैट टेल आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो 1 ही हेड ही हुई। हेड है प्रोबेबिलिटी ना हो, हेड की निकाल लिया है और टेल की पूछ रहा है, तो 1 माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है प्रोबेबिलिटी नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग की 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट की, जो हो जाती है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा श्योर की 1 होती है, नॉट श्योर की 0 होती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है ना। इसमें कुछ टर्म्स और आपको हम अभी लिखा दे रहे हैं, जिसमें से एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ट्रायल क्या होता है और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। 3 हेडिंग और बची हैं, तो ये हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें से पहला है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हम जो प्रयोग करते हैं, सिक्के उछालने का प्रयोग कर रहे हैं या अभी जो भी हमारे पास हैं आउटकम एक्टिविटीज है, तो एक्सपेरिमेंट से क्या है, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। जैसे सिक्का उछालने के वेल डिफाइंड आउटकम से नहीं, एक सिक्का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सिक्का उछाल रहे हैं, तो एक सिक्का उछालने के हमारे पास वेल डिफाइंड आउटकम से नहीं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, जो आउटकम्स हैं इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, तो उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सिक्का उछालना एक एक्सपेरिमेंट हो गया, और उसमें क्या आउटकम्स आ सकते हैं, हेड या टेल, ठीक। ईच आउटकम इन इज कॉल्ड इवेंट, जो भी आउटकम आता है उसको हम इवेंट बोलते हैं। इवेंट जैसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड एक इवेंट हो गया ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो क्या हो जाएगा 1/2, आंसर इसका आता है, ठीक है। इसके बाद आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। अब हेड टेल उछालेंगे तो दोनों तो पता है ना, नोन है, हेड आना या टेल आना वो भी तो नोन है, एंड एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। अब हम ये तो कह नहीं सकते भैया इस उछाला सिक्का हेड ही आएगा, 100% हेड आएगा, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि उछालने पर ही हेड आएगा। तो क्या हो गया, इन ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, पता होता है, एंड एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। एडवांस में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है ट्रायल, तो बाय ट्रायल मीन्स क्या होता है, वी मीन परफॉर्मिंग द रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको हम लोग ट्रायल के नाम से भी जानते हैं, परफॉर्मिंग रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो परफॉर्मिंग कर रहे हैं उसको ट्रायल कहते हैं। कहते पहले ट्रायल लिया, उछाला, क्या आया, हेड, ठीक, लेकिन हेड आने की कोई जरूरी थोड़ी है, हम पहले से नहीं कह सकते हैं। तो इस तरीके की डिफिनीशन से भैया आप लोग इसको कम्प्लीटली तैयार कर लीजिए, अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए। तो आपका आज का ये इंट्रोडक्शन वीडियो क्लास 7 का चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग का ये यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा 3.1, ठीक है। अच्छी तरीके से बेसिक चीज़ों को तैयार करते रहिए, सारे फार्मूले लर्न कीजिए, सारे डिफिनीशन लर्न कीजिए, क्योंकि डिफिनीशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फार्मूले से भी आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं और आपका आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो ठीक है, मैं अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।